और ये तस्वीर सबसे पहले चीन से, जहां पर इस वीडियो को जरा आप गौर से देखिएगा, क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए सबसे पहले ये देखिए कारनामा। शाओलिन कुंफू के दाव लगा रही इस बच्ची की उम्र अब जानिए। महज 9 साल है इस बच्ची की उम्र। इस वीडियो को जिसने भी देखा बस देखता रह गया। लोगों के लिए विश्वास करना भी मुश्किल हो गया कि बच्ची का शरीर हड्डियों से बना है या फिर रबड़ का। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी। दरअसल शाओलिन कुंफू प्रतियोगिता हर साल चीन में आयोजित होती है और इस साल 9 साल की बच्ची ने ये दिल जीत लिया। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। अब सऊदी अरब की तस्वीर आपके सामने, जहां जोरदार बारिश हुई और उसके बाद हर तरफ तबाही। तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, क्योंकि बाढ़ के पानी ने इतना कोहराम मचाया है कि विशालकाय पुल भी ढह गया है। हादसे में कई गाड़ियां पुल के नीचे समा गई। कई लोगों के घायल होने की खबर है। किस तरह पुल के 2 हिस्से हो चुके हैं, ये तस्वीर जिसने देखी हैरान रह गया। और गाड़ियां भी खिलौने की तरह दबी नजर आ रही हैं। तीसरी तस्वीर यमन से, जहां राजधानी सना में सड़क पर हजारों लोग उतर आए हैं। दरअसल हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर फौज शुक्र की मौत के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और लोगों ने इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। जमकर हो रही नारेबाजी की ये तस्वीर देखिए। अब चौथी तस्वीर इटली की, जहां पर सिसिली शहर के पास ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और ये देखिए तस्वीर। भूमध्य सागर में सबसे बड़े और सबसे घनी आबादी वाले द्वीपों में से एक इटली के सिसिली में ज्वालामुखी विस्फोट से अब हड़कंप मचा हुआ है। माउंट एटना फटकर आसमान में कई फीट ऊंचाई तक लावा और राख उगल रहा है। राख और धुएं के विशाल बादल की वजह से ही आसपास के लोगों में भी दहशत है। पांचवी तस्वीर फ्रांस की, जहां पर एक रेसिंग कार हादसे का कैसे शिकार हो गई, देखिए तस्वीर। शुरू से एक बार फिर से ये तस्वीर आपके सामने रखेंगे, क्योंकि स्पीड से आ रही कार अचानक इम्बैलेंस हो गई। स्पीड ब्रेकर पर अनियंत्रित होते ही कार बेकाबू हो गई, हवा में उछल गई और भीषण हादसे का शिकार हो गई। कार के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि सड़क हादसे में ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो इजरायल के खिलाफ ईरान की बड़ी तैयारी को लेकर अब खबर है, क्योंकि इस बार बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ने की हो चुकी है तैयारी। युद्ध की चपेट में पूरा मध्य पूर्व आएगा। क्षेत्रीय युद्ध का मन बना रहा है ईरान। आपको बता दें, पश्चिम मीडिया के हवाले से बड़ी खबरें मिल रही हैं, जहां जानिए कि कैसे अब ईरान क्षेत्रीय युद्ध का बना रहा है मन और युद्ध की चपेट में आएगा पूरा मध्य पूर्व। आपको बता दें, हानिया की मौत के बाद ईरान का गुस्सा फूटने ही वाला है और हमले की डेडलाइन आ चुकी है सामने। कहा तो ये तक जा रहा है कि 12 से 24 घंटे के अंदर ईरानी हमला होगा
और इस बार ईरान मन बनाकर बैठा हुआ है कि इस बार वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। ईरान इस बार मिसाइल और ड्रोन के हमले से मानने वाला नहीं है, बल्कि इस बार ईरान की चाहत है कि वो इजराइल का परमानेंट इलाज करे। इसलिए इस युद्ध को बड़े पैमाने पर फैलाने की कैसे हो रही है तैयारी। ये युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच ना हो, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में फैले, इसलिए ईरान ने उपाय किए हैं और ईरान इस युद्ध को इजराइल बनाम इस्लामिक देश बनाना चाहता है। तो ईरान का ये प्रण आखिर है क्या? क्योंकि पूरे मध्य पूर्व में रण क्यों कह रहे हैं? बड़ी खबर ये आई क्योंकि ईरान इस बार फुल स्केल वॉर की रणनीति पर कर रहा है काम। इजराइल पर चौतरफा हमले को लेकर भी खबर बड़ी है। प्रॉक्सी गुटों के जरिए इजराइल पर होने वाले आक्रमण को लेकर भी तैयारी पूरी है। ईरानी सेना हमले की जिस तरीके से तैयारी कर रही है, ईरान के शीर्ष नेता सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। ईरानी सेना भूमिगत कमांड सेंटर से संचालित ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इसी खबर के साथ आपको अब एक तस्वीर देखनी चाहिए, क्योंकि ईरानी सेना ने अब प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी कर दिया है। इजराइल पर हमले का ये प्रोपेगेंडा वीडियो देखिए। प्रोपेगेंडा वीडियो आप देख चुके हैं, लेकिन अब जानिए ईरान किस तरीके से इस बार युद्ध को पूरे मध्य पूर्व में फैलाना चाहता है। और ये बात हम क्यों, किस आधार पर कह रहे हैं, उसके लिए समझिए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए ही पूरे मध्य पूर्व को सुलगाना चाहता है। और ये जो नाम इस वक्त आप देख रहे हैं इसके इर्द गिर्द घूमते हुए, दरअसल आपको समझना चाहिए कि आखिर ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है क्या। इसको जानिए, क्योंकि ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक सामरिक गठबंधन है और इसमें ईरान, सीरिया, लेबनान, हिजबुल्ला, इराक के जो अलग अलग शिया मिलिशिया और यमन के हुती इसमें जिस तरीके से शामिल है, ये गठबंधन मुख्य रूप से इस्लामिक शिया समूह का एक पूरा नेक्सस है, एक पूरा नेटवर्क है जो क्या करता है, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुटता दिखाता है। इसीलिए आज आपके सामने ईरान के नेतृत्व वाले एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की इस तस्वीर को हम डिकोड करेंगे, क्योंकि जो नाम इस वक्त आप इसके इर्द गिर्द घूमते हुए देख रहे हैं, उसी आधार पर बड़ी खबरें और चर्चा करूंगी आगे। मेरे सहयोगी इस वक्त सुमित चौधरी डिफेंस एडिटर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट इस वक्त प्रोफेसर दाऊदी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपको इस बीच ये भी बता दूं, आसिफ रमीज दाऊदी से जो कि एक्सपर्ट है वर्ल्ड अफेयर्स और मिडिल ईस्ट से, उनसे इसको लेकर सवाल करूंगी। लेकिन उससे पहले जान लीजिए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस आखिर है क्या और मध्य पूर्व में ये कैसे मुख्य किरदार निभाने लगा है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की शक्ति समझिए, इसके एक बैकग्राउंड आपके सामने रख रहे हैं, जहां 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद विकास और मध्य पूर्व में अहम भू राजनीतिक शक्ति के रूप में यह उभरा है। ईरान के नेतृत्व में अमेरिका, इजराइल के खिलाफ इसकी ताकत को लेकर भी समझना जरूरी है। इंपॉर्टेंट यह है कि लेबनान, यमन, सीरिया, इराक में मजबूत पकड़ रखते हैं और ईरान इस गठबंधन का मुख्य समर्थक देश है। अब ईरान से पैसा और हथियार भी दिया जाता है। थोड़ी और जानकारी आपके सामने एक मैप के जरिए भी रखूंगी और यह जानने की आपको कोशिश करनी चाहिए कि ईरान समर्थित गुट ये जो है इजराइल के चारों तरफ अब कैसे फैल चुके हैं और ये कैसे इजराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन इस मैप के आधार पर आपके सामने, क्योंकि ये ईरान की वो प्रॉक्सी ताकत है जिसका लगातार हम जिक्र करते आए हैं कि किस तरीके से इजराइल का घेराव होगा। इराक, असद अहल अल हक, कताब हिजबुल्ला बद्र और साथ ही लेबनान और हिजबुल्ला, ये जो मुख्य रोल यहां पर ये प्ले करते हैं। ईरान के वो प्रॉक्सी हैं जो कहीं ना कहीं अब इजराइल का घेराव करना चाहते हैं और इसमें गाजा, हमास और इस्लामिक जिहाद का लगातार जिस तरीके से हम जिक्र करते हैं, यमन की बात होती है तो हुती के आक्रामक रुख का हम जिक्र करते हैं। इसी के साथ साथ ये जो पूरा एरिया है यहां पर किस तरीके से मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मैं चाहती हूं सुमित आप इस मैप को जरा देखिए और इस बारे में जानकारी रखिए, क्योंकि इस मैप में मिडिल ईस्ट की हर उस जगह का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। इराक, ईरान, सीरिया, कुवैत, बहरीन, यमन, गाजा, लेबनान, और ये इसलिए भी स्पेसिफाई किया गया है सुमित, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर फुल स्केल वॉर होती है,
फुल स्केल वॉर में कौन किस तरीके से घेराव में आता है वो इस मैप के जरिए समझा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल इस मैप के जरिए ये भी समझा जा सकता है कि आखिरकार अलायंस किस तरीके से बदल रहा है। ईरान एक अकेला ऐसा मुल्क नहीं है जिसका इन्फ्लुएंस सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि लेबनान पर हो। उसका जो इन्फ्लुएंस है उसका सीरिया में भी है, उसका इन्फ्लुएंस इराक में भी है और लगातार उसका इन्फ्लुएंस कई और जगहों पर, देशों में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और अभी ऐसा नहीं है कि देखिए, ये इजराइल भी समझ सकता है कि इस पूरे मिडल ईस्ट में अगर एक खलीफा देश या फिर एक बहुत बड़ा देश जो लगातार कई प्रॉक्सी को ना सिर्फ सपोर्ट करता है बल्कि उनको अपने साथ लेकर चलता है, वो ईरान ही है। और ईरान अगर इस जंग में सीधे तौर पर उतरेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि ईरान इस जंग में सीधे तौर पर उतरेगा, तो ऐसे में पूरे मिडल ईस्ट में किस तरीके से समीकरण बदलेंगे, ये भी इस मैप के जरिए हमने अपने दर्शकों को बताया कि इसमें जरूरी है। रमीज साहब ज्वाइन करिए, मुझे समझाइए कि आखिर मिडिल ईस्ट के इस हालात में चौतरफा घेराव की इजराइल के लिए तो ये कोशिश हो रही है, लेकिन कौन कैसे किसकी चपेट में आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ इन्हीं प्रॉक्सीज के भरोसे नहीं रहेगा ईरान, ये साफ हो चुका है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, इसके भरोसे नहीं रहेगा। और ये जो जंग होती है ना, और अभी के जो हालात बने हैं, ये इतना आसान नहीं है। ये ठीक है, लोग एनालाइज कर देते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, बताते हैं, लेकिन अभी अगर ईरान किसी डायरेक्ट जंग में अपने आप को मुलविस करता है तो उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं, सैंक्शंस लगे हुए हैं, बाकी चीजों को देखना होगा। और इसके बाद कितने ऐसे और कंट्रीज हैं जो ईरान के साथ आ सकते हैं। दूसरी तरफ इजराइल भी कोई अपनी पूरी तैयारी के साथ है। इजराइल को इस बात का अंदाजा है कि ईरान कभी भी अटैक कर सकता है, रिटेलिएट कर सकता है। तो इसलिए अभी इमीडिएटली, जैसे हम लोग अभी लगभग 6-7 दिन तो हो ही गए, 6-7 दिन में हम रोज कहीं ना कहीं ये बातें आ रही थी कि ईरान आज अटैक कर देगा, कल कर देगा, परसों करेगा। और मैं यही कह रहा था कि इतनी जल्दी से ये बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक ही हो सकता है अगर कुछ होगा तो। लिहाजा इस चीज को समझने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। और आसिफ साहब, तभी आज हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उस संगठन की, उस ग्रुप की जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसी सपोर्ट के तहत अगर आज बात फुल स्केल वॉर की हो रही है तो मुश्किलें मिडिल ईस्ट में किस तरीके से बढ़ सकती हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पर भी चर्चा आगे करूंगी, क्योंकि अब ईरान पर सऊदी अरब के एक बयान को लेकर भी, बड़े बयान को लेकर खबर आई है, जहां हमारे आसमान से नहीं उड़ सकेंगे ईरानी मिसाइल, और ईरानी मिसाइल गुजरी तो मार गिराएंगे। जॉर्डन भी कर चुका है इस तरह का ऐलान। और ये बात इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट के इस हालात में इस मैप के आधार पर आज हमने चर्चा की शुरुआत की है, जहां देखिए अगर फुल स्केल वॉर होती है तो किस तरीके से बाकी सब भी इसकी चपेट में आएंगे और किस तरीके से प्रॉक्सीज के बलबूते इजराइल का घेराव करने की ईरान कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें अब खबर बड़ी है, क्योंकि यहां अब हमारे आसमान से नहीं उड़ सकेंगे ईरानी मिसाइल, ये बात साफ तौर पर ईरान पर सऊदी अरब के बड़े बयान के आधार पर सामने आई है। इंफॉर्मेशन वॉल पर मुझे सुमित जल्द ज्वाइन करिए, क्योंकि इस मैप को समझाइए। इस मैप के आधार पर आज और ये बड़े बयान की मैं चर्चा कर रही हूं, सऊदी अरब की, प्रॉक्सी में हुती, यमन की हम बात हमेशा करते आए हैं, और किस तरीके से ईरान अगर घेराव के तहत इजराइल का घेराव करने की बात करता है तो किस तरीके से कौन से रूट का इस्तेमाल करते हुए इजराइल का घेराव होता है। उसमें सऊदी अरब हमेशा अभी तक बैलेंस बनाया हुआ है, मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर बैलेंस जरूर बनाया हुआ है। लेकिन सऊदी अरब की अब दिक्कत क्या आ गई है? सऊदी अरब की दिक्कत ये आ गई है, एक तरफ उसके ऊपर प्रेशर है अमेरिका का। अमेरिका अगर इस जंग में उतरता है इजराइल के फेवर में तो फिर वो इन्हीं बेसिस का इस्तेमाल करेगा, सऊदी, बहरीन, कतर, इन बेसिस का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अपने डोमेस्टिक, आप कह सकते हैं अपने सिविलियंस को लेकर सऊदी बहुत ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर आप इस जंग में सीधे उतरते हैं तो फिर निश्चित तौर पर सुरभि एक दिक्कत पैदा हो जाएगी खुद की सऊदी अरब के लिए। लेकिन प्रोफेसर साहब, अब इस आधार पर जरा बात समझा दीजिए, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के बीच तो पुरानी दुश्मनी है, इसको कैसे रूल आउट कर दे। मध्यपूर्व में दोनों देशों के हितों के टकराव को लेकर भी खबर बढ़ी है। इजराइल और सऊदी के संबंध लगातार हालांकि सामान्य जरूर हो रहे हैं, लेकिन मध्यपूर्व के तनाव में सऊदी अरब की जो अहम भूमिका है, ईरान का साथ ना देकर सऊदी अरब क्या इजराइल की मदद कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और ईरान को इजराइल में ऑपरेशन चलाने में सऊदी एयर स्पेस की जाहिर सी बात है जरूरत तो होगी ही। आसिफ साहब देखें, इसमें मैं यही बताना चाहूंगा कि सऊदी अरब हो, यूएई हो, या उस तरफ के जो भी बहुत खास कंट्रीज हैं, भले ही उसके रिश्ते जो है ईरान के साथ बहुत बेहतर हो गए हैं, लेकिन कोई भी कंट्री वॉर नहीं चाहता है। और इसलिए कोई ये चाहे कि सऊदी अरब पूरी तरह से खुल के या यूएई खुल के इस वॉर का हिस्सा बन जाए, क्योंकि इससे जो रीजनल इंस्टेबिलिटी आने वाली है, इससे जो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट आने वाला है,
इससे जो उनके विजन पे जो इसका असर पड़ने वाला, हम सब जान रहे हैं कि जो विजनरी लीडर्स है वहाँ पे, उनका विजन है प्रोग्रेस, उनका विजन है किसी भी तरीके से इस पूरे इलाके में शांति और प्रोग्रेस। तो वैसी सिचुएशन में अगर मैंने कहा ना, ईरान के साथ चैलेंजेस बहुत है, फुल स्केल वॉर करना कोई आसान काम नहीं है, इकोनॉमिक नुकसानात इसके इतने ज्यादा होने वाले हैं। ये अलग बात है कि ये तमाम चीजें अभी सामने ऐसी आ गई है कि ईरान को रिटेलिएट करना पड़ेगा, लेकिन हमने देखा कि 5-6 दिन से अभी तक कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि इसके जो आफ्टरमैथ इफेक्ट्स, इसके इफेक्ट्स आने वाले हैं और जो इसके हालात बनने वाले हैं, उसको अगर हम एज्यूम करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत डेंजरस हो सकती है। इसलिए जो भी वो तमाम कंट्रीज जिनके अपने विजन है, जो ये चाहते हैं कि इस तरह की चीजें इलाके में नहीं हो, कम से कम रीजनल चीजें बहुत नहीं बढ़े, क्योंकि देखिए मैं तो इसको पूरी तरीके से ग्लोबल दायरे पे नहीं देख पा रहा हूँ अभी। इसलिए कि ये कहना आसान हो जाता है कि जंग ईरान कर लेगा, सैंक्शंस पड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन मध्य पूर्व के इसी हालात पर अमेरिका में भी जिस तरीके से अहम मीटिंग्स हो रही हैं, उस बारे में भी आज खबर आई है। एक और खबर, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन बैठक में हिस्सा लेंगे और नेशनल सिक्योरिटी टीम की मीटिंग के बारे में इस बीच इनपुट है। मध्य पूर्व के हालात पर अमेरिका में अहम बैठक। ईरान से पहले इजराइल कर सकता है हमला, एक बड़ी खबर है। ईरान अब हमले के लिए ईरान की तैयारियों पर खबरें तो मिल रही हैं, लेकिन अब हमले को लेकर ईरान की तैयारियों पर इजराइल कैसे पानी फेर सकता है। स्काई न्यूज अरेबिया के हवाले से इसको लेकर खबर सामने आई है। अमेरिकी जनरल मध्य पूर्व पहुंचे, एक और खबर है, जनरल माइकल कुरेला मध्य पूर्व पहुंचे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर हैं जनरल माइकल कुरेला। तो मध्य पूर्व के हालात को देखते हुए लगातार हो रही डिप्लॉयमेंट्स को लेकर अभी तक हम खबर बता चुके हैं, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरेला को लेकर, जो कि मध्य पूर्व पहुंच चुके हैं। इस बीच अमेरिका ने इजराइल को भी अलर्ट कर दिया है। ईरान आज इजराइल पर अटैक कर सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से क्या कहा गया, बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान हिजबुल्लाह मिलकर हमला करेंगे। अब ईरान के संभावित हमलों पर अमेरिका से लेकर इजराइल तक मीटिंग्स का दौर तो जारी ही है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपके सामने उस आधार पर, क्योंकि एक्सियोस पोर्टल की ये रिपोर्ट है जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रविवार को G7 देशों से कहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल के खिलाफ आज यानी सोमवार से हमले की शुरुआत कर सकते हैं। ब्लिंकन ने यह भी कहा है कि हमलों के प्रभाव को सीमित करने से पूर्ण युद्ध को रोका जा सकता है। हालांकि पोर्टल का यह भी दावा है कि ईरान इस बार भी वैसा ही हमला करेगा जैसा 13 अप्रैल को किया गया था। तब ईरान ने इजराइल की तरफ 350 हमलावर ड्रोन और मिसाइलें दागी थी और इजराइल, अमेरिका और उनके सहयोगियों ने उनमें से अधिकांश को रोक भी दिया था। हालांकि बड़ी खबर यही है कि अगले 12 घंटे में मध्य पूर्व की स्थिति कैसे बदलने वाली है और कैसे ईरान का गुस्सा आज फटने वाला है, क्योंकि 12 घंटे में ईरान और इजराइल युद्ध को लेकर खबर जिस आधार पर सामने आ रही है, उसमें सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर हमले को अंजाम ईरान कैसे देगा। इजरायली सैन्य ठिकानों पर मिसाइल अटैक, दर्जनों ड्रोन से इजरायली शहरों पर हमले, सीरिया और इराक में यूएस ठिकानों पर भी हमले को लेकर खबर बढ़ी है। हालांकि इजराइल में तैयारी को लेकर इनपुट आपके सामने, क्योंकि हर तरह के डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं। इजरायली सेना हाई अलर्ट पर है, नागरिकों को बंकर्स में जाने को भी कहा जा रहा है। साथ ही अमेरिका की पहल, जहां एंटनी ब्लिंकन ने G7 देशों को आगाह किया है और कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा है एकजुटता की जरूरत है, ईरान हिजबुल्लाह पर दबाव डालने की जरूरत है, हमलों के प्रभाव को सीमित करना संकल्प। अब जिस तरीके से अब ये खबरें सामने आ रही हैं, आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर युद्ध के लिए इजराइल की तैयारी को लेकर भी खबर मिल रही है, क्योंकि भूमिगत बंकर्स को खोला गया है और लोगों से सावधान रहने को कहा गया है। तो एक तरफ जहां लोगों से अलर्ट करने को कहा गया है, उसी के तहत खबर ये सामने आ रही है कि अब भूमिगत बंकर्स भी खोल दिए गए हैं। तो बड़े पैमाने पर इजराइल की भी अब तैयारी है। हालांकि खमेनी के वार के लिए इजराइल किस तरीके से तैयार है, इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इजराइल के नेता और ऑफिसर्स के लिए बंकर्स खोल दिए गए हैं। इजरायली अधिकारियों को सैटेलाइट फोन दिए गए हैं। इजरायली शिन बेट की
सभी यूनिट्स सक्रिय हैं। आयरन डोम की पूरे इजराइल में तैनाती बताई जा रही है और हवाई सुरक्षा को मजबूत कर रहा है इजराइल। नेतन्याहू ने शीर्ष स्तर के रक्षा अधिकारियों के साथ भी बैठक की है और इसके तुरंत बाद रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने नेतन्याहू के साथ अलग बैठक भी की है। आपको बता दें कि अब लगातार जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, खबर सामने आ रही है तनाव के बीच। इजराइल से बड़ी खबर है, इजराइल कर सकता है मिसाइल का टेस्ट। जेरिको 3 मिसाइल का टेस्ट संभव है। परमाणु बॉम्ब ले जाने में यह सक्षम है मिसाइल। से अटैक और जेरिको 3 मिसाइल का टेस्ट भी संभव बताया जा रहा है। सुमित, इस बारे में आपसे सवाल करूंगी क्योंकि जेरिको 3 ये कितनी खतरनाक है, इसकी तमाम इंफॉर्मेशन रख रही हूं सामने और परमाणु बॉम्ब ले जाने में जिस तरीके से ये सक्षम है, तनाव के बीच इजराइल से आ रही ये बहुत बड़ी खबर है। जेरिको 3 कितनी खतरनाक है, अब इसकी सबसे पहले रेंज जानिए क्योंकि 4800 से 6500 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है। पेलोड 750 किलोग्राम, लंबाई 15.5 मीटर, चौड़ाई 1.56 मीटर और वॉरहेड परमाणु, जैविक और साथ ही पारंपरिक वॉरहेड ले जाने में यह सक्षम है। हालांकि जिस आधार पर सुमित इजराइल की तैयारियों की हम यहां पर खबरें दिखा रहे हैं और यहां पर खबर जेरिको 3 को लेकर आई है, यह क्या साफ तौर पर संकेत दे रही है सुमित? स्मॉल डिस्टेंस या फिर मीडियम रेंज मिसाइल नहीं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के ऊपर भी लगातार काम कर रहा है और ये इसीलिए क्योंकि ईरान की तरफ से जो लगातार थ्रेट बढ़ रहा है। आप देखें कि ईरान की तरफ से जिस तरीके से लगातार धमकाया जा रहा है, फिर डराया जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि हम अटैक कर देंगे। निश्चित तौर पर इजराइल अब ये चाहता है कि उसके पास अब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी हों, यानी अगर हूथियों की तरफ से लगातार कोई बड़ा खतरा आ रहा है तो उसको अपने फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने की जरूरत ना पड़े। उसको लगातार अगर ईरान की तरफ से थ्रेट आ रहा है तो उसको अपने फाइटर एयरक्राफ्ट या मिसाइल भेजने की जरूरत ना हो, उसके पास ऐसे सक्षम मिसाइल सिस्टम हो जो उन इलाकों के अंदर टारगेट कर सकते हैं। और यही वजह है कि अब इजराइल अपने मिसाइल पावर के ऊपर भी बहुत तेजी से काम कर रहा है। लेकिन अब एक तरफ जहां मध्य पूर्व में तनाव है, वहीं उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग भी जंग की तैयारियों में कैसे जुटा है। आज एक और बड़ी खबर सामने आई है, उत्तर कोरिया से आ रही बड़ी खबर पर इंफॉर्मेशन, क्योंकि किम जोंग ने अब बड़ा कदम उठाया है। सीमा पर तैनात मिसाइल लॉन्चर 250 मिसाइल लॉन्चर की तैनाती को लेकर खबर बड़ी है और साउथ कोरिया ने इसका विरोध भी जताया है। इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, किम जोंग ने किस तरीके से युद्ध का नया मोर्चा खोल दिया है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साउथ कोरिया को डराने के लिए किम जोंग का ये पैंतरा है। सीमा पर 250 मिसाइल लॉन्चर से साउथ कोरिया में भी डर है। हालांकि युद्ध की स्थिति में लॉन्चर की तैनाती में समय बर्बाद होता है और पहले से लॉन्चर तैनात तो मिसाइल दागने में भी कम समय लगेगा। लॉन्चर की तैनाती से परमाणु मिसाइल फायर करना भी आसान है। किम जोंग मिसाइल लॉन्चर तैनात कर अमेरिका को भी दे रहा है चुनौती। और अब युद्ध की खबरों के बाद आइए आपको बताते हैं कि आखिर ब्रिटेन में 2 दिन से बवाल क्यों बढ़ गया है, क्यों ब्रिटेन के कई शहर हिंसा की आग में सुलग रहे हैं। ब्रिटेन कई दिनों से झुलस रहा है और जगह जगह हो रही लूटपाट और तोड़फोड़ की ये घटनाएं सामने आ रही हैं। ब्रिटेन में हिंसक प्रदर्शन की ये तस्वीर है क्योंकि इसी हिंसक प्रदर्शन में अब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है। वहीं प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने दंगे में शामिल लोगों को अब चेतावनी देते हुए कह दिया है कि जो भी इस हिंसा के लिए जिम्मेदार होंगे उन्हें पछताना पड़ेगा। अब तस्वीर आपके सामने ब्रिटेन के रॉदरहैम की,
प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प की खबर है। अब ये तस्वीर देखिए कि कैसे प्रदर्शनकारी पुलिस कर्मियों पर हमले को अंजाम दे रहे हैं। इसके जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। एक और तस्वीर, पुलिस कर्मियों पर हमले की, पत्थर और डंडों से वार। प्रदर्शनकारी ने होटल में घुसकर भी जमकर हिंसा की है। हालात यह है कि प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटेन के शहरों पर अपना कब्जा कर लिया है। एक और तस्वीर, प्रदर्शनकारी आम जनता को कैसे टारगेट कर रहे हैं। लिवरपूल शहर से भी तस्वीरें सामने आई हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस के घेरे को कैसे तोड़कर आगे बढ़ने की कर रहे हैं कोशिश, ये देखिए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच इसी तरह झड़प हुई जा रही है। इमिग्रेशन विरोधी प्रदर्शनकारियों और इसका काउंटर करने वाले विरोधियों के बीच झड़प हो रही है। प्रदर्शनकारी एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमले कर रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए कैसे 10 से 12 लोग मिलकर एक अकेले नागरिक की पिटाई कर रहे हैं। लगातार बिगड़ते हालात की तस्वीरें आपने देख ली हैं, लेकिन अब हिंसा के पीछे की वजह भी जान लीजिए, क्योंकि ब्रिटेन में शहर शहर फैली नफरत की इस आग की तस्वीर के साथ साथ जानिए कि कैसे डांस क्लास में 3 बच्चियों की हत्या के बाद बवाल बढ़ गया है। 17 साल के आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज है। अफवाह के बाद देश के कई शहरों में हिंसा हो रही है और दंगे की चपेट में झुलसे ब्रिटेन के कई शहरों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। खबर यह है कि अब तक 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश ने मचा रखी है तबाही। दोनों पकड़ ली उसने। पकड़ अरे वो दे गया, उसको दे गया। अरे गाड़ी जान दे भाई। सबसे पहले आपको राजस्थान की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां बूंदी में मूसलाधार बारिश के बाद गलियों में सैलाब के हालात बन चुके हैं। गलियों में तेज बहाव की चपेट में आकर गाड़ियां कैसे बह रही हैं, ये देखिए तस्वीर। अरे वो दे गया, उसको दे गया। अरे गाड़ी जान दे भाई। दोनों पकड़ ली उसने। पकड़। अरे वो दे गया, उसको दे। अब एक और तस्वीर बूंदी की आपके सामने, क्योंकि गलियों में सैलाब का कहर टूट पड़ा है और पानी की तेज धार में सब कुछ कैसे बहने लगा है, ये देखिए एक और तस्वीर। गाय फंसी भी गया। लोग ऊपरी मंजिल पर शरण ले चुके हैं और ऊपर से ही घरों की छतों से और घरों की ऊपरी मंजिल से ही तस्वीरों को कैद कर रहे हैं कि कैसे पूरे इलाके में पानी के तेज बहाव की वजह से नीचे खड़ी गाड़ियां और लोगों का सामान भी पानी में बहता जा रहा है। महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीर अब आपके सामने होगी और नासिक में भी गोदावरी नदी किस तरीके से उफान पर आ गई है, तस्वीर देखिए। नदी किनारे बने कई मंदिर भी इसमें डूब गए हैं। घाट पर जहां पर पूजा पाठ और आरती होती थी, वो जगह भी पूरी तरीके से पानी में समा चुकी है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से पानी इतना ज्यादा भर गया है कि मंदिर तक पानी में समा रहे हैं। बाढ़ बारिश से बेहाल गुजरात की तस्वीर, जहां पूरे वलसाड में बाढ़ बारिश से हाहाकार मच गया है। नदी और नाले उफान पर है। कई जगहों पर रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है और लोगों के घरों में भी पानी आ गया है। लोगों के घरों के आसपास पानी जिस तरीके से जमा हो गया है, घर से बाहर निकलना तक मुश्किल है।
गुजरात के नवसारी की तस्वीर अब आपके सामने होगी। हालांकि ज्यादातर इलाके पानी में समा चुके हैं, घर, मकान, दुकान सब बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं और रेस्क्यू अभियान जिस तरीके से चलाया जा रहा है उसकी तस्वीर आपके सामने, क्योंकि बाढ़ की वजह से घर से बाहर निकलना तो मुश्किल हो चुका है। नवसारी की अंबिका और कावेरी नदियां भी उफान पर हैं। कावेरी नदी खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रही है। अंबिका नदी का जलस्तर भी 26 फीट के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। और सैलाब में तैरती बोट की तस्वीर अब आपके सामने होगी और ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी से सामने आई हैं। राहत अभियान में जुटे एसडीआरएफ के जवान, ये मजदूर शिवपुरी की सिंध नदी में आए सैलाब में फंसे हुए थे और रेशम माता मंदिर के पास करीब 18 मजदूर सिंध नदी में आए उफान के चलते ही टापू पर फंस गए। जानकारी मिलते ही मौके पर कोलारस पुलिस ने मोर्चा संभाला, फिर शिवपुरी की एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। और अब केदारनाथ धाम की ये तस्वीर, जहां पर फंसे यात्रियों को लिंचौली से भीमबली तक सुरक्षित निकालने का काम हो रहा है और इसके लिए सेना के MI-17, ALH और चिनूक हेलीकॉप्टर भी जुट गए हैं। सोमवार को केदार घाटी का मौसम साफ होने के साथ ही MI-17 और चिनूक से एयरलिफ्ट के जरिए फंसे हुए यात्रियों को रेस्क्यू किया जा रहा है। MI-17 चारधाम हेलीपैड पर यात्रियों को उतार रहा है, जबकि चिनूक गोचर हवाई पट्टी पर यात्रियों को उतारने में जुटा हुआ है। हालांकि रेस्क्यू कर निकाले गए लोगों में बड़ी संख्या में बच्चे और मरीज भी शामिल बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइड से मचे कोहराम की तस्वीर अब आपके सामने है। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे की ये तस्वीर देखिए। नेताला के पास अचानक पहाड़ों से मलबा भर कर हाईवे पर आ गया है और पानी के साथ आए इस मलबे की वजह से बड़ा हादसा हो गया। जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ उसी वक्त की ये तस्वीर है। हाईवे से गुजर रही कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई और पहाड़ों से आए मलबे के बीच गंगोत्री की ओर जा रही ये वैगनार कार घंटों ऐसे ही फंसी रही। और अब हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की तस्वीर आपके सामने है। बादल फटने से यहाँ भी तबाही मच चुकी है। बादल फटने से डांग और शिशलिंग गांव में बाढ़ जैसी स्थिति है। बाढ़ के पानी की जद में गाड़ियां भी आ गई हैं। और यहाँ हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बादल फटने से जबरदस्त तबाही मची हुई और तबाही के बीच समेज गांव में सेना का राहत बचाव काम भी जारी है। कई लोग अभी भी लापता हैं। और आज की एक और बड़ी खबर, दिल्ली कोचिंग हादसे पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को भी नोटिस जारी किया है। छात्रों के जीवन से खेल रहे कोचिंग सेंटर डेथ सेंटर बन गए। तो 3 छात्रों की मौत पर सुप्रीम फटकार को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि दिल्ली के कोचिंग में हुई मौत पर खुद संज्ञान लिया गया है। केंद्र, दिल्ली सरकार और एमसीडी को भी नोटिस दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये जानकारी अब आपके सामने, क्योंकि छात्रों के जीवन से खेल रहे हैं कोचिंग संस्थान और 3 बच्चों की मौत आंखें खोलने वाली। कोचिंग में सुरक्षा नहीं तो ना मिले इजाजत। मामला भी आपके सामने, क्योंकि कोचिंग फेडरेशन ने दायर की थी याचिका और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ये अपील थी। फायर सेफ्टी रूल से जुड़े आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरेशन पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। बांग्लादेश से आ रही तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि बड़ी खबर आपको बता दें कि अब पीएम शेख हसीना का इस्तीफा मांगा जा रहा है और उनके इस्तीफे की मांग के बीच ये खबर सामने आ रही है कि पीएम शेख हसीना इस्तीफा दे सकती हैं। तो लगातार बिगड़ते हालात के बीच आरक्षण की मांग को लेकर हो रहा प्रदर्शन किस तरीके से उग्र हो गया था,
कि आरक्षण की मांग की यह सुनवाई पीएम के इस्तीफे की मांग पर आ गई थी और यही बड़ी खबर है कि अब इस्तीफा दे सकती हैं पीएम शेख हसीना। तो लगातार बिगड़ते हालात के बीच कर्फ्यू लगाने तक का फैसला ले लिया गया था, क्योंकि अब ये उग्र प्रदर्शन ढाका में भी हो रहा था। लेकिन हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए इस्तीफे की खबर बहुत बड़ी है और बांग्लादेश में जो हालात हैं उसी के तहत बिगड़ती स्थिति पर काबू करने के लिए कर्फ्यू का भी फैसला लिया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से आरक्षण की ये मांग, आरक्षण की ये लड़ाई पीएम शेख हसीना के इस्तीफे पर आ गई थी, उसके बाद ये बड़ी खबर अब सामने आ रही है। अब सीधी तस्वीर आपको भी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एरियल व्यू जिस तरीके से सामने आ रहा है उससे एक बार फिर से ये साफ है कि किस तरीके से लोग सड़क पर डटे हुए हैं, सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों की ये तस्वीर ढाका की है। और ढाका में जिस तरीके से कर्फ्यू का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि कर्फ्यू का उल्लंघन कर सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों की अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ढाका में उग्र होते प्रदर्शन को लेकर भी जिस तरीके से पिछले कई दिनों से बवाल मचा हुआ था, गृह युद्ध पार्ट 2 हम इसे कह रहे थे, क्योंकि लगातार हो रहे प्रदर्शन, जहां छात्रों की तरफ से आरक्षण की मांग को लेकर यह प्रदर्शन शुरू हुआ था, कई महीनों से बिगड़ते हालात के बीच अब खबर यह सामने आ रही थी कि बांग्लादेश के पीएम के इस्तीफे की भी मांग हो रही थी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश से इन प्रदर्शन के बीच ये सामने आ चुकी है कि जल्द इस्तीफा दे सकती हैं पीएम शेख हसीना। तो बांग्लादेश के हालात जिस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, उसी के तहत इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। मेरे सहयोगी सुमित इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमित, सवाल सुबह भी यही कर रहे थे कि आरक्षण की मांग किस तरीके से अब पीएम के इस्तीफे की मांग में तब्दील हो चुकी है, और ये बहुत बड़ी खबर है। आउट ऑफ कंट्रोल होते हालात के बीच इस्तीफा देने का फैसला। देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा कि 1 महीने पहले 1 जुलाई को जब ये पूरा रॉयट्स या फिर पूरा कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, तब सबसे इंपॉर्टेंट था कि ढाका यूनिवर्सिटी में जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था उसका मकसद था रिफॉर्म्स करना, उसका मकसद था कि कैसे कोटा को खत्म कर देना। लेकिन अब धीरे धीरे 1 महीने के बाद अब ये सारा प्रोटेस्ट अब सरकार के खिलाफ हो चुका है। सरकार के खिलाफ इतना कि अब शेख हसीना को भी झुकना पड़ रहा है। कहा यह भी जा रहा है अब ये लगातार बांग्लादेश में कि वो कभी भी अपना इस्तीफा सौंप सकती हैं। हालांकि देखिए, अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन ये जरूर है कि सरकार बहुत ज्यादा दबाव में है। वहां की जो परिस्थितियां बदल रही हैं, वहां की जो चीजें हो रही है, उससे सरकार बहुत ज्यादा प्रेशर में, और लोगों का आप कह सकते हैं कि उनका जो गुस्सा है सरकार के खिलाफ वो सड़कों पर उतरा है। अब स्टूडेंट नहीं, हर कर्मचारी वर्ग, या आप कह सकते हैं मिडिल क्लास, या फिर आप कह सकते हैं कि पूर्व आर्मी चीफ या कमांडर जो है, यही एक और सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे करने वाली थी, क्योंकि छात्रों का प्रदर्शन जिस तरीके से हो रहा था वो आरक्षण की मांग को लेकर था। लेकिन इस बीच अब स्थिति ये हो चुकी है कि लोग क्या, सेना भी ये मान चुकी है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, जो संभल ही नहीं पा रहे, इसीलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल अब क्योंकि उन पर प्रेशर ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट का है, बल्कि अब अपनी सरकार से ही लगातार प्रेशर भी आने लगा। कई खास तौर पे जो उनके ऑपोजिशन है या फिर जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो उन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आपसे ये स्थिति संभल नहीं रही। अगर आप देखें कि 1 महीने में करीबन $2 बिलियन का नुकसान सरकार को हो चुका है। बांग्लादेश में 2 बिलियन से ज्यादा नुकसान हो चुका है। पूरी चीजें ठप हो चुकी है, सरकार का कोई कामकाज नहीं चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बात है सुरभि कि अगर आप देखें कि लगातार सरकार ने 3 दिन का नेशनल हॉलिडे अनाउंस किया हुआ है, लेकिन फिर भी लगातार वहां पर प्रोटेस्ट जारी है। और आज जो ढाका मार्च निकाला जा रहा है उससे सरकार को लगता है कि शायद और लोग इसमें शामिल होंगे, लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे, जिससे बड़ी डिप्लॉयमेंट की गई थी आर्मी की या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस की, पुलिस की। लेकिन जो इनपुट लगातार सरकार को मिल रहे हैं कि ये एक अग्रेसिव मोड ले सकता है, ये और ज्यादा आप कह सकते हैं कि वॉयलेंस हो सकता है। इसी वजह से अब ये प्रेशर सरकार पे था, और अभी लगातार ये खबरें वहां से आ रही है कि शेख हसीना पर ये प्रेशर है कि वो रेजिग्नेशन दे दे। और थोड़ी देर में करीबन 15 से 20 मिनट के अंदर आर्मी चीफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। बड़ी खबर आप बता रहे हैं सुमित, एक बार क्विक अपडेट दे देती हूं, क्योंकि बांग्लादेश में हालात जिस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि थोड़ी देर में सेना प्रमुख की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संभव है, और सरकार को 3 दिन छुट्टी घोषित करनी पड़ी है। पीएम शेख हसीना ने सख्ती का आदेश तो दिया है, लेकिन इस वक्त पीएम शेख हसीना को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि जल्द वो इस्तीफा भी दे सकती हैं। तो बांग्लादेश के हालात के बीच आ रही ये सबसे बड़ी खबर है, जहां इस वक्त आपको बता दें कि न सिर्फ पीएम शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर खबर सामने आ रही है, आउट ऑफ कंट्रोल होते हालात के बीच ये तस्वीर देखिए जहां कर्फ्यू का ऐलान किया गया था
और कर्फ्यू का उल्लंघन हो रहा है। हालांकि कर्फ्यू के उल्लंघन के बावजूद लोगों की सड़क पर मौजूदगी, बढ़ते प्रदर्शन के बाद आपको बता दें इस वक्त पीएम शेख हसीना ने भी सख्ती के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें एएफपी न्यूज एजेंसी की तरफ से हवाले से आ रही है बड़ी खबर, शेख हसीना ने ढाका छोड़ा है तो अब इस्तीफा दे सकती हैं, लेकिन इस वक्त के हालात को देखते हुए शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है, क्योंकि उग्र प्रदर्शन की ये तस्वीरें ढाका से ही हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कर्फ्यू का ऐलान और कर्फ्यू के बीच उल्लंघन के तहत ये तस्वीरें सामने आई कि उग्र भीड़ सड़क पर डटी हुई है। हिंसक प्रदर्शन में अब तक आपको बता दें 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें सामने आ चुकी हैं। टीवी9 ने आपको वो तस्वीर भी दिखाई कि किस तरीके से इन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया और 13 पुलिस कर्मियों की भी मौत हुई। यानी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिस तरीके से यहां पर बिगड़ती जा रही है, हालात जिस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल है, उसी के तहत बांग्लादेश छोड़ने की खबर शेख हसीना की इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है, ढाका छोड़ दिया है। हालांकि 3 बड़ी खबरें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश जहां पर इस्तीफा दे सकती है पीएम शेख हसीना, हालांकि अब अलग अलग सोर्सेस से ये खबर, फिलहाल एएफपी के सोर्सेस के हवाले से ये खबर आ रही है कि शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है। और इस बीच खबर ये कि अब से थोड़ी देर बाद सेना प्रमुख की तरफ से एक बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हालांकि सरकार को 3 दिन छुट्टी घोषित करनी पड़ी है और पीएम शेख हसीना हालात को देखते हुए जिस तरीके से अभी तक सख्ती से निपटने के आदेश दे रही थी, उस बीच सुमित ये बड़ी खबरें इस वक्त मिल रही हैं। देखिए बिल्कुल बड़ी खबरें मिल रही हैं और अभी मैं एक और बता दूं कि वो लगातार मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अंदर वहां से फ्लाई कर गई हैं। देखिए लगातार इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि करीबन 2:30 बजे करीब जो है वो करीबन वहाँ मिलिट्री एयरक्राफ्ट से वहाँ से फ्लाई कर चुकी हैं और अभी उनके बाहर जाने की लगातार खबरें मिल रही हैं। हालांकि देखिए अभी खबरें और भी आ रही है, लेकिन सुरभि ये जरूर है कि उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। लगातार शेख हसीना पे इस बात का भी प्रेशर था कि वो रिजिग्नेशन दे और सरकार के सभी लोगों पे, कैबिनेट में भी ये प्रेशर था कि वो वहाँ से निकले। प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता जा रहा है और उनकी मांग पहले जो कोटा को लेकर थी वो धीरे धीरे सरकार हटाने को लेकर शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि जो पूर्व आर्मी चीफ थे या फिर आप कह सकते हैं कि आर्मी कमांडर्स थे और जो प्रेशर ग्रुप्स थे वो भी उनके खिलाफ हो गए थे। सरकार के हाथ से स्थिति लगभग हाथ से निकल चुकी थी और यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि वो थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि इसको लेकर और भी चीजें सामने आने वाली है कि पॉइंटर्स क्या क्या चीजें हैं। सुरभि बिल्कुल, और जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, बड़ी खबर सुमित आप यहां पर दे रहे हैं कि किस तरीके से अब 2:30 बजे का वो वक्त था जब वो सीधा यहां से ढाका छोड़कर ही फ्लाई कर चुकी हैं। तो हालात जिस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं उसमें ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और सुमित ये इंपॉर्टेंट है कि क्या आपसे थोड़ी देर बाद इस्तीफे को लेकर भी लिए गए फैसले के बारे में सेना की तरफ से ही जानकारी सामने आ सके? देखिए बिल्कुल अभी ये कहा जा रहा है कि सेना की तरफ से भी, और ये भी कहा जा सकता है कि वो कैसे कहा जा रहा है कि उनकी सिस्टर उनके साथ में मौजूद थी शेख हसीना के साथ में। इसके अलावा उनके जो पर्सनल गार्ड थे वो उनके साथ मौजूद है। 2:30 बजे करीब वक्त बताया जा रहा है कि वो वहाँ से निकल चुकी हैं और अभी रेजिग्नेशन देकर वो वहाँ से निकली हैं। हालांकि आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया है बांग्लादेश की वो इस बारे में सूचित करेंगे, इस बारे में बताएंगे। लेकिन बांग्लादेश के लगातार जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो दिखा रही है कि सरकार इतने जिस प्रेशर में थी उसके सामने अपने घुटने टेक दिए और अब सरकार वहां पर गिर गई है। वहां पर किसका शासन होगा, किस तरीके से वहां मैनेज होगा, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, ये अब देखने की बात होगी। सुरभि बड़ी बात आप बता रहे हैं, लेकिन चौतरफा हमले और जिस तरीके से घेराव इस वक्त हो रहा था, क्योंकि आम लोग ही नहीं बल्कि सेना भी अब शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रही थी। आउट ऑफ कंट्रोल होते बांग्लादेश के हालात में सख्ती से निपटने के भले ही पीएम शेख हसीना ने आदेश दिए थे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरीके से ढाका छोड़कर ही शेख हसीना निकल चुकी हैं। और इस बीच थोड़ी ही देर में जिस तरीके से अभी मार्च फॉर ढाका की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लोग अब सीधा सुमित ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि ढाका का ही रुख कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए ढाका का रुख कर रहे हैं और देखिए आज पूरी आप कह सकते हैं कि पूरे ढाका में ये ऐलान किया गया था कि ढाका चलो, ढाका रैली को प्रोटेस्ट को उसको लगातार स्पॉन्सर किया जा रहा था। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि लाखों की संख्या में इस समय लोग ढाका की रोड पर मौजूद हैं और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये सिर्फ अब स्टूडेंट प्रोटेस्ट तक नहीं, ये पूरे ढाका के अंदर कई प्रेशर ग्रुप्स का, कई बड़े पॉलिटिकल पार्टीज का, ऑपोजिशन का, और यहां तक जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे थे, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर समझाएं, क्योंकि यही वो तस्वीर है जिसके आधार पर साफ हो चुका है कि ढाका छोड़ चुकी है शेख हसीना।
देखिए बिल्कुल कहा जा रहा है कि वो वेस्ट बंगाल आ सकती है भारत के। और देखिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे उनका जो कॉन्वॉय है या फिर उनका जो हेलीकॉप्टर है, मिलिट्री हेलीकॉप्टर, वो उनका वेट कर रहा था। उसके बाद वो अपनी बहन के साथ वहां से निकली हैं और उसमें आप देखें कि उसके साथ उनके खासतौर पर जो अंगरक्षक हैं, जो उनके बॉडीगार्ड्स हैं, वो भी उसमें शामिल है। उनकी सिस्टर शेख रेहाना भी उनके साथ में मौजूद है और 2:30 बजे उन्होंने वहां से फ्लाई किया है। हालांकि देखिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भले ही शेख हसीना वहां से चली गई हो, लेकिन अब सरकार का क्या हालात रहते हैं, वहां पर किस तरीके का रूल रहेगा, ये भी चुनौती है। ये भी सबसे, क्योंकि अभी भी प्रोटेस्ट जिस स्केल पर है, जिस तरीके से फैला हुआ है पूरे देश भर में, वो एक सबसे बड़ा चिंता का सबक है। सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार ये मनाने की कोशिश कर रही हैं कि हम इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन शायद बात अब उनके हाथ से भी बाहर निकल गई है। और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे इस समय उनका जो कॉन्वॉय है, जो राष्ट्रपति भवन की भी तस्वीर अब सामने आ रही है। राष्ट्रपति भवन के अंदर भी क्या आप लोग शामिल हो गए हैं? देखिए बिल्कुल अभी ये देखिए तस्वीरें, आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर लोग अंदर की तरफ जाते हुए, और अभी लगातार लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। लोग वहां पर अभी भी गैदर हो रहे हैं और जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, चाहे वो राष्ट्रपति भवन की तरफ, हजारों की संख्या में लोग वहां बाहर खड़े हुए हैं। और अभी देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन में हजारों लोगों जो संख्या में लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं। गुस्से में लोग हैं, लगातार वहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और ये एक बड़ा चैलेंज था सरकार के खिलाफ। और सरकार को लग रहा था कि अभी एक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। हालांकि उन्होंने, देखिए शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ने की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, लेकिन ये जरूर है कि अभी भी कई चीजें क्लियर नहीं है कि आखिरकार सरकार कैसे चलेगी, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कौन हैंडल करेगा, लॉ एंड ऑर्डर कौन कंट्रोल करेगा। और इतनी भारी संख्या में अगर आप देखें कि सड़कों पर लोगों का उतरना, ये दिखाता है कि सरकार कितने ज्यादा प्रेशर में होगी, शेख हसीना कितने प्रेशर में थी। और देखिए तस्वीरें भी सीधा बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बिल्कुल, और ये इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब राष्ट्रपति भवन में भी हजारों लोग आ गए हैं और भीड़ का कब्जा हो चुका है राष्ट्रपति भवन में। तो ढाका में जिस तरीके से लोग सीधा कूच करते हुए मार्च फॉर ढाका के तहत एकजुट होना शुरू हुए, ये इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और राष्ट्रपति भवन पर किस तरीके से हजारों लोगों का कब्जा हो चुका है, ये इस वक्त की दो बड़ी तस्वीरें एक साथ दिखाई है। क्योंकि एक तरफ शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है, वहीं दूसरी तरफ ढाका में राष्ट्रपति भवन में भी हजारों प्रदर्शनकारी आ गए हैं। तो लोगों के कूच से ही क्या इस वक्त शेख हसीना को ढाका छोड़ना पड़ा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस बीच हालात जिस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती शेख हसीना के सामने थी। 1 महीने पहले शुरू हुए प्रदर्शन के बीच बावजूद ना कोई संवाद कायम हो पाया सुमित, ना कोई संवाद कायम हो पाया, ना ही इन लोगों की मांगों को लेकर कोई कड़ा फैसला हो पाया। यही वजह है कि उग्र होता प्रदर्शन इस कदर अब पूरे सरकारी तंत्र की उठापटक के तहत, यहां तक कि शेख हसीना के इस्तीफे की मांग के तहत आ गया। और आज की ये सबसे बड़ी खबर है जिसके बारे में सुमित लगातार जानकारी दे रहे हैं कि शेख हसीना और उनके परिवार, उनकी बहन भी आपने सुमित बताया इस वक्त साथ में, तो इन दो तस्वीरों को जरा बयां कर दीजिए सुमित। देखिए सबसे पहले तो आप मानिए कि ना सिर्फ वो बल्कि उनके परिवार के रेहाना, उनकी जो बहन है, उनकी छोटी बहन, वो भी उनके साथ मौजूद है। इसके अलावा उनके कई आरक्षक हैं, वो भी उनके साथ निकले। करीबन 8 से 10 लोगों को बताया जा रहा है कि वो 2:30 बजे वहां से फ्लाई किया हेलीकॉप्टर, लेकिन अभी उनके वीडियो भी सामने आए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको लगातार कह रहा हूं कि अभी हालात किस तरीके के, हजारों लाखों की संख्या में लोग इस हालात के बीच एक और खबर सुमित, ये देखिए ना, मैसेज रिकॉर्ड करना चाहती थी शेख हसीना और अपनी बहन के साथ शेख हसीना जिस तरीके से ढाका से निकली है, जो खबर आप बता रहे थे उसी के तहत ये इंपॉर्टेंट है कि हालात को देखते हुए अचानक उन्हें देश छोड़ना पड़ा सुमित। बिल्कुल, देखिए देश छोड़ना पड़ा और अभी भी लगातार एजेंसीज की तरफ से लोगों को धैर्य बरतने के लिए कहा जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि देखिए आप अपने घर पे निकलिए, कोई बड़ा विद्रोह ना करें, आप लगातार हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि अब सिचुएशन जिस तरीके की दिख रही है, ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब जो राष्ट्रपति भवन या दूसरे जो सरकारी महकमे हैं उसके अंदर लोग घुसते हुए, सामानों को उठाते हुए, और ये इसलिए आप मानिए कि इस समय अराजकता जैसा आप सिचुएशन मान सकते हैं। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं है, वहां पर कौन क्या कर रहा है इसके बारे में कुछ नहीं पता। और देखिए प्रधानमंत्री खुद जब वहां की इस्तीफा देकर इस तरीके से निकली हो, तो आप मानिए कि इस समय वहां के क्या ताजा हालात होंगे जब लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए होंगे। और ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जहां पर किसी को कुछ नहीं मालूम। यहां तक कि आर्मी चीफ का भी जो संबोधन था उसको डिले कर दिया गया है। लगातार एजेंसीज की तरफ से लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है कि वो घर से बाहर ना निकले। ये तस्वीर देखिए, लूटपाट मच चुकी है, अराजकता का माहौल देखिए कि अंदर सीधा राष्ट्रपति भवन के अंदर जिसके हाथ में जो आया यहां पर उठाकर अपने साथ ले जा रहे हैं लोग। तो अब
इस वक्त एक और बड़ी खबर है, नेताओं से मिल रहे हैं आर्मी चीफ। आपको बता दें कुछ ही देर में आर्मी चीफ ऐलान भी कर सकते हैं। ये कुछ अपडेट इस बारे में सुमित देना चाहते हैं, बताएं सुमित। देखिए बिल्कुल, मैं आपको वही कह रहा था कि हजारों की संख्या में लोग इस समय मौजूद है और अभी जो जिस तरीके के माहौल है, पुलिस सड़कों से गायब हो गई है लगातार और ये कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस को बंद कर दिया गया है। 80 से प्रतिशत से ज्यादा कम्युनिकेशन टावर्स को या दूसरी चीजों को नुकसान पहुंचा दिया गया था। इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान 2 बिलियन से ज्यादा यहां पर नुकसान हुआ था और अब ये हालात है कि वहां पर कम्युनिकेशन के लिए भी कुछ बचा नहीं है। वहां पर लोगों को कैसे रोका जाए, देखिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे लोग वहां पर सरकारी ऑफिस से क्रॉकरी हो, साजो सामान हो, वो वहां से ले जाते हुए। और ये देखिए ऐसी स्थिति आपको याद होगा हमने श्रीलंका में देखी थी, जब श्रीलंका के अंदर इस तरीके का अराजक माहौल फैल रहा था, तब लोग वहां पे राष्ट्रपति भवन या सरकारी बिल्डिंगों में घुस गए थे, वहां के सामानों को उठा रहे। उसी तरीके की सिचुएशन, उसी तरीके का माहौल इस समय बांग्लादेश में भी दिख रहा है। देखिए सरकारी, ये वो संवेदनशील इलाके हैं, ये संवेदनशील बिल्डिंग्स है जिसमें लोगों के आने की एंट्री पर पूरी तरीके से पाबंदी होती है, बहुत सिक्योर जगह होती है। लेकिन अब आम लोग जो हैं उन बिल्डिंग्स के अंदर घुस आए हैं। देखिए आप देखिए कि कैसे सड़कों पर हजारों लोगों की जो भीड़ है वो एक तरीके से राष्ट्रपति भवन और दूसरे इलाकों में, दूसरी बिल्डिंग्स के ऊपर रुक करती हुई। और ये उसी तस्वीर के साथ साथ अब तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। देखिए गाड़ी में किस तरीके से उनकी सिक्योरिटी के साथ, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि उनकी बहन भी है और शेख हसीना और उनकी बहन ने जिस वक्त बांग्लादेश छोड़ा उसी वक्त की ये तस्वीर। सुमित बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें उसी समय की हैं जब वो अपने हेलीकॉप्टर में वहां से फ्लाई करने वाली थी और देखिए उनका जो कॉन्वॉय था वो उनको छोड़कर वहां से आगे निकला। लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे बड़ा ऑप्शन शेख हसीना के पास हालांकि भारत आने का ही है और कहा भी यही जा रहा है कि वो वेस्ट बंगाल आएंगी। लेकिन उसके पहले हम ये अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है कि खुद प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा देकर वहां से निकलना पड़ा। वो संबोधन करना चाहती थी, वो बताना चाहती थी, लेकिन उसका समय भी उनको नहीं दिया गया और उनको तुरंत वहां से निकाला गया। आर्मी चीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर उनको जो ब्रीफ करना था नेशन को, नेशनल ब्रीफ था, वो भी आधे घंटे डिले कर दिया गया है। और अभी यहाँ की स्थिति ऐसी है कि वहां पर बड़े से बड़े अधिकारी को इस समय यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार स्थिति को संभाले तो कैसे संभाले। मुझे लगता है सुमित इस बात का अंदाजा हो गया था कि जिस तरीके से लोगों ने ढाका कूच किया था, सरकारी आवास अभी तक नेताओं के टारगेट किए जा रहे थे, लेकिन अब सीधा सदन तक यानी संसद भवन तक उनके पहुंचने की जो कोशिश थी, इस बात का अंदाजा था। इसीलिए अचानक देश छोड़ने का भी फैसला शेख हसीना की तरफ से लिया गया। बिल्कुल, लेकिन ये हमेशा लास्ट ऑप्शन होती है सुरभि। ये ऐसी सिचुएशन होती है जब आपको पता होता है कि अब ये सिचुएशन हाथ से बाहर निकल चुकी है, अब कोई भी चीज इनको रोक नहीं सकती सिविलियंस को, और ये सिविल मूवमेंट जो है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगी कि अब स्थिति 360 डिग्री पलट जाएगी। और अभी अगर हम अपने दर्शकों को बताएं कि आप ये तस्वीरें सीधा ढाका की सड़कों से देख रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में लोग इस समय सड़कों पर उतर आए हैं, लगातार सरकारी इमारतों में या फिर आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन और ऐसे संवेदनशील इलाकों में वहां पर घुस रहे हैं, वहां के सामानों को उठा रहे हैं, अगर आप दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और यही वजह है कि अब वहां पर जो स्थिति है वो बहुत अराजक हो चुकी है, वहां के लोगों के हाथ में कंट्रोल नहीं है और खासतौर पे जो सिविल है, जो आप कह सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी भी सड़कों से तीन बड़ी खबरें इस वक्त सुमित आपने बताई हैं। महत्वपूर्ण इसमें यह है कि हालात को देखते हुए इस वक्त शेख हसीना को अचानक ढाका छोड़ना पड़ा है। हालांकि सवाल यही कि शेख हसीना अब कहां पर जा रही हैं। दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल और तस्वीर इस वक्त की कि किस तरीके से पूरे सदन में ही यानी पूरा जो उनका प्रेसिडेंट्स हाउस है वहीं पर उसका घेराव करने की और सरकारी इमारतें जितनी हैं वहां का घेराव करने के लिए ही ये तस्वीर सामने आई है कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी भी अंदर आ गए। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात यह कि यहां पर शेख हसीना एक वीडियो मैसेज भी देना चाहती थी, यहां तक कि आर्मी को भी हालात के बारे में ब्रीफ करना चाहती थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। और खबर इस बीच ये भी सामने आ रही है कि थोड़ी देर में सेना की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और ये तमाम जानकारियां सामने रखी जाएंगी, क्योंकि इस वक्त सेना के अधिकारी भी क्या कुछ लोगों से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। सुमित देखिए, सेना के अधिकारी लोगों से, स्टूडेंट से बातचीत करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन वहां पर अभी ये हालात हैं कि कोई भी शख्स या फिर कोई भी जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो बात करने के लिए राजी नहीं है। लगातार ऐसा पीएम की तरफ से भी किया गया, शेख हसीना की तरफ से भी कहा गया कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं लगातार, लेकिन आपको याद होगा कि ये उनकी तरफ से कमेंट आना, टेररिस्ट कह देना, उससे ज्यादा सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ गई। उसके बाद ऐसा लगा कि शायद जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बातचीत ही नहीं करना चाहते और यही वजह कि उनको इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया गया पीएम ऑफिस को या फिर पीएमओ को कि उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। और अभी जो लगातार आर्मी चीफ हैं या फिर जो उनके बड़े अधिकारी हैं वो अभी भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बातचीत किसी से नहीं हो पा रही। और देखिए, इसी बीच तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिरकार
किस तरीके की सिचुएशन वहाँ मौजूद है, पीएम आवास हो या फिर राष्ट्रपति भवन हो या फिर दूसरे सरकारी ऑफिसेज हो, लोग जो है हजारों की संख्या में इन ऑफिसेज में घुस गए हैं, लगातार वहां पे सामान उठाकर ले जा रहे हैं, जो आप कह सकते हैं कि जो एक तरीके का आप एक दरबार है, खुला दरबार है जहां पर लोग अंदर घुस रहे लेकिन हैं। हैरानी इस बात की हो रही है सुमित कि सेना के हाथ में भी कुछ नहीं, सेना के हाथ से भी सिचुएशन पूरी तरह निकल चुकी है। यही वजह है कि हम इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरीके से पीएम ऑफिस के अंदर सभी लोग आ गए हैं और जिसके हाथ में जो आया उठाकर लेकर जा रहा है। देखिए बिल्कुल, और देखिए ये ऐसी स्थिति तब होती है जब लॉ एंड ऑर्डर क्या है, आपके आर्मी और पुलिस के हाथ से कंट्रोल निकल जाता है। और वहां पे देखिए कि आर्मी हजारों की संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी को डिप्लॉय किया गया था, लेकिन अब सड़कों पर लोग बता रहे हैं कि वहां पर कुछ भी नहीं है।